गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा लास्ट चैप्टर है नवीन कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, ये हमारे लास्ट चैप्टर है और पूरे कंटेंट अभी जो है आप लोगों का सबसे बढ़िया हो गया कि जो है पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा मैं खुश हूँ कि जो है आप लोगों को पढ़ने का टाइम मिल गया है ना, क्योंकि एट अ टाइम जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ भाई आपको पढ़ने का भी मौका मिले, है ना। अब आपको इनफ मौका मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट हैं, जैसे क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए थे। तो एक था राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का, जो कि 5 मई 1988 से को स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका लक्ष्य था कि 2017 तक जो है 15 से लेके 35 वर्ष, ठीक है, क्या लक्ष्य था कि 2007 तक 15 से लेके 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करना। फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, स्थान, ये सारी चीज़ें जोड़ देना। ठीक है, ये कॉमन है। तो जो है इनको शिक्षा देना, और कैसी शिक्षा देना कि आधारभूत शिक्षा देना, बेसिक एजुकेशन देना, वो लिख पढ़ और गणना कर सकें। ठीक, मतलब सिंपल इतना है कि राष्ट्र में कोई भी वो जो है अशिक्षित ना रहे। ठीक है, चलिए देखो इसकी क्या क्या बताया है कि अक्षर और अंक ज्ञान। ठीक है, मतलब वो आप जो है पढ़ सके, लिख सके और वो गणना कर सके। ठीक है, वंचित होने के कारणों के प्रति जागरूकता और संगठन तथा विकास के प्रक्रिया में भागीदारी के जरिए इन कारणों का निदान। देखो, जो भी वंचित वर्ग हैं उनके बारे में पहले जानकारी लो और उनको किस तरह से निदान हो जाके वो कार्यक्रम, मतलब उस तरीके से वो उपायों को अपनाया जाए। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, जीविका के लिए ज़रूरती हुनरों को सिखाया जाए। ठीक है, जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा, है ना, या बुज़ुर्ग भी है, ये एक तरीके से जैसे 25 से ऊपर चला गया तो ये प्रौढ़ शिक्षा हो गई। 25 से क्या 20 मान लो, क्योंकि 18 तक हो जाता है ना 12th, तो ये प्रौढ़ शिक्षा हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक स्थिति सुधार, जब कोई शिक्षित हो जाएगा तो कुछ कमाई का जरिया भी देखने लगेगा, और ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएगा। जीविका के लिए ज़रूरती हुनरों को सीखना, मतलब कोई भी जीविका के लिए, जैसे बेसिक एजुकेशन में कभी कभी वो भी आ जाता है ना, शिल्प कला वगैरह। तो जो भी जीविका के लिए है वो आवश्यक हुनरों को सीखेगा, और प्लस अगर कोई चीज़ सीखेगा तो बेचेगा भी। तो जैसे उसने सीखा कि मिट्टी के घड़े कैसे बनाए, है ना, तो उसने ज़रूरी हुनर सीखा, लेकिन अब उसको बेचेगा भी तो बेचेगा तो भाई अंक जो है, मतलब अंक गणितीय ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो रुपयों पैसों और गणना करने की क्षमता हो सके, है ना। नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बना दे। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला पुरुषों में समानता और छोटे परिवार के आदर्शों का पालन। देखो, पहली चीज़ राष्ट्रीय एकता, इससे जागृत होगी। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता होगी। महिला पुरुषों को समान अवसर दिया जाएगा। छोटे परिवारों को आदर्श बताया जाएगा कि हाँ, छोटे परिवार क्यों ज़रूरी होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ परिवार नियोजन में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप जब लिखेंगे तो इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 3R, ट्रिपल R की बात कही गई है, वो RRR नहीं है। ठीक है, अपना सिर्फ RR है वो सही है। पढ़ना, लिखना और हिसाब करना। ठीक है, ये है। इसकी बात करें विशेषता की कौन कौन सी हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, तो एक निश्चित समय में निर्धारित क्षेत्र के सभी निरीक्षकों को साक्षर करना। ठीक है, जो भी एरिया में सबको साक्षर बना दो। क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सभी निरीक्षकों का पता लगाना और संभावित स्वयंसेवकों को जुटाना, मतलब किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। समाज की अधिक से अधिक भागीदारी जुटाना, मतलब
अगर देखो, अगर कोई काम कर रहे हैं ना, अगर उसमें अगर समाज आपका हेल्प करता है ना, तो वो चीज़ परफेक्ट, अच्छी, बहुत जल्दी और अच्छे से लक्ष्य को या उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समाज की भागीदारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और वो ज़रूरी भी होती है। एक निश्चित समय में अपने क्षेत्र को संपूर्ण साक्षर बनाना, मतलब अगर इससे क्या होता है कि एक लक्ष्य दे दिया 2007 तक, तो उस साल तक वो साक्षर। और पता है क्या है कि जो है साक्षरता मिशन 2000, एक सर्व शिक्षा अभियान जो मैंने बताया था 2010 तक, 2001 से चला था और 2010 तक इसका लक्ष्य था, है ना, इसका 7 तक लक्ष्य था। पता है इसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, और कहीं ये हुआ कि भाई अपना देश जो है वो साक्षरता की ओर बढ़ रहा है, इसने अपने लक्ष्यों को मतलब उद्देश्यों को प्राप्त किया, इसलिए इसको आगे भी बढ़ा दिया गया फिर सर्व शिक्षा अभियान को। इसी तरह ये बात कह रहा है कि अपने संपूर्ण कहाँ गया, निश्चित समय में अपने क्षेत्र के संपूर्ण साक्षर बना देना, ठीक है। रुचि की सामग्री उपलब्ध कराना और जन शिक्षण नियमों को स्थापित करना, कि भाई जब ये कार्य कर रहे हैं साक्षरता का, तो सामग्री भी उपलब्ध करा दो। एक टर्म था कि स्त्री साक्षरता कार्यक्रम। क्या है, देखो यहाँ पे जो हम ओवरऑल हर किसी की बात कर रहे हैं, चाहे लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई हो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसी का एक पार्ट है, जस्ट पार्ट है कि स्त्री साक्षरता कार्यक्रम, इसको FLP कहते हैं, फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम। ये भी वही है ना, इसी का प्रोग्राम, मतलब इसी का जो है अंग है। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता का एक अंग है। ये 15 से 35 वर्ष वही है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगर विशेषताएं जोड़ी जाएं और ये इसके कुछ क्या बोलते हैं मूलभूत बातें कही जाए, तो यही कॉमन है, ठीक है। बस इसमें यही अंतर है कि यहाँ स्त्रियों की बात कही गई है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अगर जैसे ये भी पूछ लिया जाए कि स्त्री शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बताइए, तो साक्षरता मिशन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो इसी के अंदर डाल देना। बस ये लिख देना कि राष्ट्रीय साक्षरता का ही एक अंग है, ठीक है, क्योंकि वही उद्देश्य है। बस यहाँ महिलाओं के लिए बात कही गई है, ठीक है। एज याद रख लेना 15 से 35 तक के, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी पहली थी, A नंबर मान लेते हैं, पहला कार्यक्रम था। दूसरा था मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट करी गई थी, क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों को क्या होता था ना, सीधे सीधे अनाज दे दिया जाता था कि भाई 2 किलो गेहूँ दे दिए बच्चों को, ये लो और घर पे बना के खाओ, ठीक। फिर वो लोग मेनली क्या होते थे, जो गरीब थे उनको रुपयों की भी बहुत ज़्यादा नीड हुआ करती, तो वो लोग बेच लेते थे, तो वो काम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब 2005 से क्या किया कि अब स्कूल में रोटी सब्जी बना करेगी, अब स्कूल में खाओ बच्चों, जो आएगा वो खाएगा, ठीक। फिर क्या हुआ अब देखिए उद्देश्य क्या था इसका, सबसे बड़ा उद्देश्य, और इसको जितना बढ़िया हेडिंग में लिख लो मिड डे मील की, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि, अपव्यय और अवरोधन में कमी का प्रयास। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों को खाने वाने की वही समस्या होती थी, है ना, और लोग छोड़ के भी जाते थे। तो सरकार के आगे सबसे बड़ा चैलेंज था, और नामांकन भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसमें एडमिशन लें। तो इससे ना सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और लोगों ने एडमिशन लिया भी। और दूसरे ये तो फिर बातें हो गई कि पोषण स्तर अच्छा हो जाए, मतलब बच्चे को अच्छा पोषण मिले जिससे उसका स्वस्थ शरीर रहे और वो क्या बोलते हैं अच्छे से पढ़ लिख सके, है ना। निर्धन वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्षमता का विकास, जब पढ़ लिख लेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक, ये फालतू की बातें हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये दोनों है, याद रखना। कभी भी कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिड डे मील के लिए क्या है, खाना नहीं है कि हाँ भाई बच्चों, उनका पहला उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि बच्चों को पोषण देना। उनका सबसे पहला उद्देश्य था कि बच्चे को अवरोधन वाली समस्या से दूर करना, मतलब जो भी झेल रहे हैं, और दूसरा नामांकन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसकी, कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, KGBB, ठीक है। ये बालिकाओं, मतलब ये मेनली जो ट्राइब्स एरिया होते हैं ना, SC ST और OBC जो पिछड़े वर्ग होते हैं, इनके लिए, इनकी बच्चियों के लिए एक आवासीय स्कूल की संस्थान थी, वो सब था, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है।
ये बालिकाएं जो प्राथमिक स्तर के बाद विद्यालय त्याग देती हैं, मेनली क्या होता है कि 1 से 5 पढ़े, उसके बाद कहते हैं पढ़ के तुम करोगे क्या, चूल्हा चौका करोगे। पहले बहुत चलता था, आज के ज़माने में की बात अलग है। यही हम कहते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल पीछे चले जाओ, बहुत देखने को मिलेगा। ये बालिका, ये तो हो गया। उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, कि भाई जिन्होंने त्याग दिया वो फिर से अब पढ़ें। ग्रामीण क्षेत्रों में अपवंचित वर्ग में लिंग विभेदीकरण को समाप्त करना, लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो वंचित वर्ग हैं उनको ये मतलब लिंग भेद की, हाँ भाई ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है, तू क्या ही करेगी, चूल्हा चौका करेगी, इन सब से ऊपर उठ के इन्होंने कहा कि उनको पहले पढ़ाओ तो सही, फिर देखते हैं कौन कितना करता है। तो वो चीज़ थी कि लिंग और भेदीकरण को समाप्त करके लड़कियों को अब समान अवसर दिया गया, ठीक है। SC ST क्षेत्र और OBC के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई, सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए, याद रखना, ठीक है। देखो ये आवासीय संस्थान है, ये अलग है। वैसे तो कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राइमरी के लिए, जो डे स्कॉलर होते हैं ना उनके लिए होता है 6 से 14 वर्ष। ये आवासीय स्कूल है, ये प्राइमरी के लिए बात कही गई है। और बालक बालिकाओं के विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में व्याप्त अंतर को समाप्त करना। मतलब यही कहा गया कि देखो ये लोग प्राइमरी स्तर से लड़कियां तो कम हो जाती थी, मतलब लड़कियां छोड़ देती थी, तो यही कहा गया कि जब वो अपर प्राइमरी स्कूल में जाएं तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो सके, लड़का और लड़कियों का, ठीक है, वो अंतर ना रहे जो दिखता है, लड़कों और लड़कियों में समानता हो जाए, ठीक। चलिए जी, ये C हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं D। ये कुछ कार्यक्रम है। आश्रम पद्धति विद्यालय, ये 1990 से 1991 में स्टार्ट किया गया था। क्लास 1 से 12 तक का था। निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाती थी। निर्धन और वंचित वर्ग के जो प्रभावशाली बच्चे थे उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। केंद्र द्वारा ये पूरी जो योजना थी केंद्र द्वारा संचालित होती थी, और ये पूरी की पूरी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के स्ट्रक्चर पर डिपेंड थी, कि जैसा प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी वैसे ही थी। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हम सबसे पहला पेपर आप लोगों को साइकोलॉजी फिलोसॉफिकल में बता चुके हैं। फिर भी एक ऊपर देख लीजिए कि प्रवेश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे प्राचीन काल में होती थी। उपनयन संस्कार और समावर्ती संस्कार के जरिए यहाँ पे शिक्षा होती थी। स्थिति तरह महत्व को देते थे। दैनिक कार्य जो पहले कराए जाते थे वही कराए जाते थे। शिक्षा जो है, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस शिष्टाचार और नैतिकता पे जो है शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण व्यवस्था जो है थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है शिक्षण व्यवस्था में, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है अब जो देखो शिक्षण व्यवस्था, पाठ्यक्रम और प्लस शिक्षण विधियाँ, ये पुराने का क्या था। देखो पुराने टाइम पीरियड में गुरुकुल पद्धति थी, वो हमने आपकी बात मानी, लेकिन पुराने टाइम की बात ये थी कि वो लोग मोक्ष की प्राप्ति उनका अंतिम उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन यहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, यहाँ जीविका का सबसे ज़्यादा जीविकोपार्जन की बात करते हैं। जीविकोपार्जन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि भाई बच्चे को ऐसी शिक्षा दे दो कि वो भविष्य में कुछ कर सके, है ना। यहाँ मोक्ष सोच की बात नहीं कही गई। तो शिक्षण व्यवस्था और पाठ्यक्रम भी उसी अनुसार और शिक्षण विधियाँ भी उसी प्रकार, है ना। अब देखो शिक्षण विधियाँ पहले का श्रवण मनन, है ना, यही विधियाँ थी ना, श्रवण मनन वाली विधियाँ। और अब क्या है, अब अलग अलग विधियों को प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अध्ययन काल मतलब टाइम पीरियड की बात कही है। गुरु दक्षिणा बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं जो है, देखो यहाँ फ्री होता था लेकिन गुरु की इज्जत करी जाती थी, ठीक है, बस इतना कह गया। और उपनयन संस्कार और समावर्ती संस्कार तो आपको पता है प्रवेश के दौरान, और ये जब शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके दौरान। और गुरु दक्षिणा की बात करें तो गुरु अरे बच्चे ये कुत्ते भी ना, रात भी नहीं हुई, अभी इवनिंग है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, गुरु दक्षिणा की बात कर रहे थे। हमने कहा गुरु दक्षिणा जब तक नहीं दी जाती है ना तब तक शिक्षा अधूरी मानी जाती थी, ठीक है। तो आप भी गुरु दक्षिणा के तौर पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ हमारा ये पेपर 3 भी बहुत आराम से कंप्लीट हो गया है, और बहुत पहले कंप्लीट हो गया। मैं मतलब थोड़ा टेंशन में था कि अगर मैं जो है आप लोगों का पेपर 6 तारीख को था तो मैं 5 तारीख को कंप्लीट कर पाऊँगा।
तो मैंने सोचा यार बच्चे 5 तारीख को करेंगे तो 6 तारीख को कैसे होगा। फिर कहा कि अरे यार चलो डेट बढ़ गई आगे, तो काफ़ी टाइम मिल गया अब तो, है ना। अब आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समावेशी शिक्षा है वो आपको होली के टाइम पे आपको आराम से दे देंगे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम है, 18 तारीख का, तब कर देंगे। अभी इतना क्या ही जल्दी में करें, 2-3 दिन रेस्ट कर लेंगे। और इस पेपर में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, क्योंकि इसके नोट्स बने नहीं थे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं समावेशी शिक्षा में। इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू और हैप्पी होली एडवांस में सभी को। अब होली पे ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।